हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आईएफएस के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। एंड आज और एक मोती हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिन्होंने सीएसआर एग्जामिनेशन बहुत अच्छे तरीके से क्वालिफाई किया है, बहुत अच्छे रैंक से क्वालिफाई किया है। एंड उन्होंने कैसे क्वालिफाई किया है, कैसे कैसे स्ट्रगल्स रहे थे, ये सारी बातें ए टू जेड जो एक एस्पिरेंट के लिए काम आती है, ये सारी बातें आज हम उनसे जानने वाले हैं। तो सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन करवा लेते हैं। तो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। हेलो एवरीवन। मेरा नाम विवेक गिरी है और मैंने अपनी मास्टर्स जो है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी आनंद से कंप्लीट की है, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में। और इस साल इस सीएसआईआर के एग्ज़ाम में मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है एआईआर 46 रैंक के साथ। ग्रेट ग्रेट, बहुत बहुत मेहनत लगती है ये डबल डिजिट रैंक, सिंगल डिजिट रैंक लाने में। तो अभी ऐसे मैं टिपिकल सवाल आपसे नहीं पूछूंगा कि कैसे क्या आपने किया है, क्या क्या कैसे किया है, नॉट रूटीन। मैं ऐसा पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा कि आप माइक्रोबायोलॉजी बैकग्राउंड से हो, राइट? तो माइक्रोबायोलॉजी बैकग्राउंड से आने वाले बच्चों को कौन से एडवांटेज है सीएसआर का प्रिपरेशन करने में, एंड कौन से डिसएडवांटेज है? मतलब कौन सी चीज़ें आसान जाती है उस सिलेबस में से? और अगर सिलेबस की बात करें तो फिर कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो सिलेबस के साथ मैच करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी अगर हम बीएससी और एमएससी कंप्लीट माइक्रोबायोलॉजी सिलेबस जो करिकुलम है उसका बात करें तो जैसे बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी, ये जो तीन यूनिट्स है वो मोर और लेस पूरा का पूरा सिलेबस जो सीएसआईआर में कंप्लीट रहता है वो हम एमएससी और बीएससी में अपने कंप्लीट करते हैं। अदर देन दैट कुछ टेक्निक्स जो है वो क्योंकि हमारे लैब में काम करते हैं तो उसके लिए वो जो है आपको एडवांटेज मिलता है आरडीएनए टेक्नोलॉजी के कुछ, क्योंकि हमारा माइक्रोबायोलॉजी का जो करिकुलम है एमएससी में वो कुछ हद तक बायोटेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन करता है, राइट, तो एग्जैक्टली। साथ में भी पढ़ाते हैं एक साथ उसको। बाकी यही यूनिट जो कुछ आपको एडिशनली करना पड़ता है उसमें एक ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी, अगर आप क्योंकि आप उस बैकग्राउंड से नहीं हो। इसके अलावा इवोल्यूशन और इकोलॉजी जो है वो, और डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ये कुछ यूनिट्स है जो आपको उसमें देखना होता है उसके लिए। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ द सिलेबस ये एक हम रूबरू हो जाते हैं हमारे मास्टर्स में ही, अगर आप माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट हो, राइट? बिकॉज आपको मोलिकुलर बायोलॉजी देखने को मिलता है, इम्यूनोलॉजी देखने को मिलता है, कुछ कुछ वायरस भी देखने को मिलते हैं, बैक्टीरिया फंगस तो पढ़ते ही है, उसके साथ साथ सेल बायो एंड बायोकेमिस्ट्री के मेटाबॉलिज्म पाथवेज, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है अगर आप एक माइक्रोबायोलॉजी बैकग्राउंड से आते हो। तो इससे क्या होता है ना, ये उतना उनको अजीब नहीं दिखता जब वो सीएसआर का प्रिपरेशन करते हैं। तो और ये सारे जो हम्म, यूनिट्स है वो कोर यूनिट्स है जब भी आप सी एस राइट आई का प्रिपरेशन करते हो। राइट, तो एग्जैक्टली दे। ये यूनिट्स आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, वरना आपका बहुत मुश्किल होता है पूरा सिलेबस को कवर करना। एग्जैक्टली, बिकॉज ये फंडामेंटल कोर यूनिट्स हैं, और एक तो इनको आप स्किप भी नहीं कर सकते, और उसको आपको पढ़ना ही है। अगर ये आपने अपने मास्टर्स में ही अच्छे तरीके से कर लिए तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस है आपका एग्ज़ाम क्रैक होने के साथ साथ ऐसे डबल डिजिट, सिंगल डिजिट रैंक लाए जाए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ विवेक कि बीइंग फ्रॉम अ माइक्रोबायोलॉजी आपको बहुत सारे चैप्टर्स इजी गए, बट इन कॉन्ट्रास्ट ऐसा मैं पूछूं कि कौन सा चैप्टर आपको बहुत चैलेंजिंग लगा कि यार ये बहुत डिफिकल्ट है, इसके क्वेश्चन ना आए एग्जाम में और ना ही मैं इसको सॉल्व करूंगा, ऐसा कुछ था? मतलब माइक्रोबायोलॉजी बैकग्राउंड से आने में आपको कुछ यूनिट्स लगेंगे, बाकी मेरा पर्सनली मेरे को डेवलपमेंटल बायोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी, ये दो यूनिट थोड़ा ज़्यादा मुश्किल पड़ा था। एक कारण है कि एक तो ये थोड़ा कोर जूलॉजी में है, वैसे इसके अंदर आते हैं और ये बहुत बड़ा सिलेबस भी है इसका। इसको कवर करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है तो फिर बाकी हाँ हाँ। यूनिट्स के साथ, क्योंकि हमने पहले नहीं पढ़ा हुआ है। राइट मतलब हम 11th 12th में पढ़ते हैं एनिमल फिजियोलॉजी, उसके बाद फिर वो आता नहीं है राइट, ये उस चीज़ बात में, तो तो सही है। फिर वो थोड़ा मुश्किल होता है। राइट, ये डेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे तो उसको हम मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग उसको पढ़ते होंगे अपने मास्टर्स में, अपने बीएससी में। तो फिर इन दोनों जो यूनिट है इनको आपने फिर कैसे ओवरकम किया, इनको कैसे आपने अपना बनाया? अ, जो एनिमल फिजियोलॉजी है उसमें तो मैंने जब कोर्स लिया था तो फ्रांसिस सर के जो लेक्चर्स थे वो मैंने पूरे देखे थे, और फिर भी मैंने टारगेट पूरे यूनिट को नहीं किया था। वो लेकिन
कुछ टॉपिक्स हैं जैसे उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्मोन्स और ये नर्वस सिस्टम, ये तीन जो है ये मैंने किए थे कि इससे अगर एग्जाम में मेरे कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं तो अच्छा है। इसके अलावा डेवलपमेंटल बायोलॉजी तो ये मैंने जो विशाल सर ने जो यूट्यूब सेशंस भी लिए थे लास्ट में, जो रिवीजन सेशन और महाकुंभ सीरीज में, तो उससे काफी हेल्प मिला। इससे पहले मैंने कभी वो पढ़ा नहीं। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपने टोटल स्किप नहीं किया, कुछ कुछ पार्ट नहीं। उसका आपने जो इम्पोर्टेंट लगा या फिर जो इजी लगा वो आपने किया है, राइट? ये मैं कह सकता हूँ। हाँ ओके, हाँ, क्योंकि आप टोटल उसको स्किप नहीं कर सकते, एग्जैक्टली। फिर आपके सिलेक्शन के चांसेस कम। इनफैक्ट मैंने जब इसके पहले एग्जाम दिए थे तब मैंने इन चैप्टर्स को स्किप किया था पूरी तरह से, तो मेरे नहीं बने, मेरा क्वालिफिकेशन नहीं होता है। लेकिन इस बार मैंने ऐसा नहीं किया है, मैंने सारे यूनिट्स में कुछ या कुछ टॉपिक जो मुझे लगता है कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है और ये करना ही चाहिए, वो मैंने किया है। नाइस, बहुत। तो थोड़ा हम जनरल एप्टीट्यूड की बात कर लेते हैं, तो वो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है जनरल एप्टीट्यूड? आपका स्ट्रांग था या फिर आपको एक डर था, फोबिया था उसको सॉल्व करने में? नहीं, डर मेरे को नहीं, मतलब पर्सनली मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस है एप्टीट्यूड में, और मैंने उसका प्रिपरेशन भी किया था। लास्ट के 1 डेढ़ महीने में मैंने मतलब रोज लगभग आधा से 1 घंटा उसको मैं देता था प्रैक्टिस सॉल्व भी करने में, मतलब उसके जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में only। और मेरा थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स का थोड़ा स्ट्रांग था, तो इतना मेरे को दिक्कत नहीं। और वो बहुत जरूरी है आपको करना, क्योंकि मेरे जो है 20 मार्क्स बने थे इस बार इस पेपर में। वाह, मतलब आपने मतलब वो 10 आपके करेक्ट रहे या फिर आपके निगेटिव मार्किंग हुई नहीं जनरल एप्टीट्यूड नेगेटिव मार्किंग हुई थी, 2 क्वेश्चंस मेरे गलत हुए थे, में? लेकिन ओवरऑल मेरे 20 मार्क्स उसमें बने थे। मैंने अटेम्प्ट किए थे ज़्यादा, क्योंकि मैं कर सकता था। Nice. तो जो ए बी सी 3 सेक्शन है, इनमें सबसे ज्यादा वेटेज आपके मार्क्स आपके स्कोर कार्ड में कौन से सेक्शन का था? पार्ट सी का था। पार्ट सी से सबसे मेरे ज्यादा मार्क बने? मेरे 22 क्वेश्चन उसमें राइट हुए थे। वाह, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। मतलब ये एक्यूरेसी आई कहाँ से? मतलब आपने 25 अटेम्प्ट किए हैं, 25 में से ऑलमोस्ट 3 ही गलत हुए हैं, तो ये एक्यूरेसी को आपने कैसे डेवलप किया? एक्यूरेसी मैंने प्रैक्टिस किया है उसके लिए, मतलब वो प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा उसके लिए। आप आपने थ्योरी पढ़ लिया है और सब चीजें ठीक है, लेकिन पार्ट सी का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। आप मॉक टेस्ट दो, आपको जो रोज जो सॉल्व होते हैं पेपर्स, जो संडे टेस्ट होता है, वो सब आपको करना पड़ता है। तब एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और तभी जाकर वो एक्यूरेसी आता है। तो ए बी सी में से सबसे पहले आपने किसको चूज किया और उसके पीछे का रीजन क्या है? हाँ, सबसे पहले मैं बी पार्ट को करता हूँ एग्जाम में, और मैंने मॉक टेस्ट में भी ऐसा ही किया था। क्योंकि मेरा क्या है कि अगर बी पार्ट में देखूँ तो 50 क्वेश्चन आते हैं, उसमें हमको 35 करने हैं। राइट। तो एक राउंड में अगर जैसे एग्जाम का टाइम मैनेजमेंट का भी बात करें अगर, तो अगर 30 मिनट्स में अगर हम पूरा एक पार्ट देख लेते हैं, जितने हमको आ रहे हैं हमने कर लिए, जो नहीं आ रहे हैं उसको स्किप किए, और तो 30 मिनट्स में हमने एक पूरा पार्ट जो है पार्ट बी का एक बार में कवर कर दिया। तो हमारे जो भी क्वेश्चन बने वो ठीक है। उसके बाद मैं पार्ट सी में जाता हूँ, वहाँ पे भी पूरा पार्ट में एक बार में नहीं देखी। जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे मेरे बन रहे हैं, तो मैंने उसको किए, और मैं सॉल्व नहीं करता एक राउंड में, पहला राउंड में, तो क्योंकि मेरे को पहले क्वेश्चंस देखने हैं, मेरे क्वेश्चंस, मेरे जो टॉपिक से जो जो यूनिट्स मैंने पढ़े हैं वो क्वेश्चंस कहाँ कहाँ है, और उसको सेलेक्ट करने के बाद और फिर उसको सॉल्व करता हूँ। और फिर क्योंकि लगभग 1 घंटा होने के बाद फिर मैं पार्ट ए में शिफ्ट कर जाता हूँ, क्योंकि उसको भी देखना जरूरी है। राइट, बाद में उसके लिए टाइम नहीं मिलता है, और फिर वो फरवरी में करो तो नेगेटिव भी हो जाता है। और फिर उसके बाद फिर मैं शफल करते रहता हूँ पार्ट सी और बी में। अच्छा, मतलब ऐसे स्टिक नहीं होते हो कि सी को ही कंप्लीट करके फिर बी में जाओ, फिर बी को कंप्लीट करके फिर ए में जाओ, ऐसा नहीं? नहीं, और उसके साथ साथ आप मल्टीपल राउंड में भी क्वेश्चन सॉल्व करते थे, राइट? दो मतलब से तीन राउंड 2 से 3 राउंड में, मतलब एक राउंड में जो आ गए वो कर लो, फिर थोड़े देर बाद इसका क्या फायदा होता है विवेक, मैं जानना चाहता हूँ। इसका फायदा यही है, जैसे आप सबसे पहले तो आपको पूरा पेपर आप देख लोगे। आप मल्टीपल राउंड्स में जब जाते हो, क्योंकि हमारा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, हमको एक बार में क्वेश्चन दिखता है, तो ऐसे करने पर आपको थोड़े समय में आप पूरा पेपर देख लोगे, तो आपको दिमाग में एक बात रहेगा कि हाँ मैंने पूरा पेपर देखा है
और ये क्वेश्चंस आए हैं इस टॉपिक से और मेरे क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। तो एक ये चीज होता है क्योंकि बहुत बार होता है कि हम पेपर सॉल्व करते हैं और हम पूरा पेपर भी नहीं देख पाते। राइट तो एक ये चीज है। दूसरा क्या है कि जो एक स्ट्रेस बनता है ना कभी कभार कि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और वो फिर बन नहीं रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो वो एक फेयर चला जाता है। फिर जैसे मैंने पार्ट सी में गया, मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे, मेरे बने कुछ नहीं बने, मेरे को क्वेश्चंस भी नहीं मिल रहे, मेरे 25 क्वेश्चंस भी है, हो सकता है कि मेरे को एक बार में ना मिले, तो मैं पार्ट ए में चला जाता हूँ कि हाँ वहाँ तो मैं 4-5 क्वेश्चन निकाल लूंगा। तो ठीक है, वहां पे मैं गया तो वहां पे कुछ क्वेश्चंस किए, उसके बाद वापस वहां आओ, तो एक वो स्ट्रेस रिलीफ होता है उससे। वो सैचुरेशन भी नहीं होता है ना, क्योंकि हाँ वही लाइफ साइंस देख रहे हैं, वो उससे सैचुरेशन हो जाता है। इतने इन डेप्थ में आप क्वेश्चंस को पढ़ते हो, तो सैचुरेशन को हटाने के लिए आप शिफ्ट भी कर सकते हो, थोड़ा ए में जाओ, ए में थोड़े अच्छे इजी क्वेश्चन करो। तो इसमें थोड़ा क्या होता है, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर से एक बूस्टर आ जाता है हमें कि फिर से उसमें जाके फिर सॉल्व करें। राइट, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको समझा है। यस, प्लीज कंटिन्यू। जब हम देखते हैं पेपर में कि पार्ट सी में मेरे क्वेश्चंस नहीं बन रहे, लेकिन हाँ पार्ट ए में मेरे बन गए क्वेश्चंस, तो हाँ मेरे कुछ क्वेश्चंस बने हुए हैं राइट और पार्ट बी में मेरे कुछ क्वेश्चंस बने हैं, तो वो एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ क्वेश्चंस बन रहे हैं, थोड़ा और क्वेश्चंस देखना होगा और बन जाएंगे वो सारे क्वेश्चंस। मतलब एक बूस्टर की तरह काम करते हैं ना, जब आप 2-3 सवाल सही कर लेते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो जब आप कोई भी सवाल सिलेक्ट करते थे या फिर उसका ऑप्शन सिलेक्ट करते थे, तो कितने श्योरिटी के साथ करते थे, या आपका कभी कभी ऐसे 50-50 रहता था, या फिर यस आई एम 100% श्योर यही इसका आंसर होगा, ऐसे कुछ करके आपने कराया? नहीं, मेरे पहले अटेम्प्ट्स में तो मैंने ऐसा गलती किया है वो, क्योंकि नेगेटिव मेरे काफी होते हैं, लेकिन अच्छा, इस मतलब अटेम्प्ट में मैंने मतलब मैं ऑलमोस्ट 100% श्योर ही रहता था, स्पेशली पार्ट सी के क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक मार्क्स का आपको मिल सकता है उसमें यस। मार्क्स, और आपका अगर गलत हुआ तो फिर बहुत लॉस भी करेगा, आपके पास ऑप्शन भी ज्यादा है तो आप चांस नहीं ले सकते। पार्ट बी में मैंने थोड़े चांसेस लिए थे हम्म। कुछ क्वेश्चंस को लेकर। और एक और बात है, केसी सर ने भी यूट्यूब सेशन में अपने एक कहा था कि आप 2-3 क्वेश्चन मेरे नाम पे करके आओ पार्ट बी पे, आपको अगर 70-80% 90% भी लगता है तो अब फिर भी आप करो, तो वो उनकी जिम्मेदारी है। तो वो बात को भी मैंने करके इस बार मैंने थोड़े ज्यादा क्वेश्चन बी पार्ट में भी अटेम्प्ट किए, हालांकि थोड़े गलत हुए लेकिन फिर भी उसका फायदा हुआ, क्योंकि वो जो डाउट वाले क्वेश्चन थे वो भी मेरे कुछ सही हुए। कंपनसेट तो हो बी जाता पार्ट है में बी में आपका। हाँ। कंपनसेट कर सकते हैं आप उसको, राइट। और स्पेशली अगर आपका पार्ट ए स्ट्रांग है और आप उसमें स्कोर कर सकते हो, तो फिर वो कंपनसेशन एक आपके पास रहता राइट, एग्जैक्टली। तो मैं जान सकता है। हूँ कि लेकिन आपका पार्ट सी में पार्ट सी में पार्ट सी आपको में रिस्क नहीं, नहीं लेना। पार्ट सी आपका गेम चेंजर है, तो ये गेम आपका अच्छा भी कर सकता है, गेम आपका खराब भी हाँ, कर सकता है। खराब भी कर। एग्जैक्टली। सो क्या मैं जान सकता हूँ आपका प्रिपरेशन ड्यूरेशन कितना था? मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था जो 2023 में, ओके। कोरोना के बाद जो मर्चेंट साइकिल हुआ था उसमें, उस टाइम मैंने 97% टाइम पर, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था वो, मैं उस टाइम में फर्स्ट ईयर मेरा कंप्लीट हुआ था एमएससी का। ओके, तब आप मास्टर्स में और थे? उस टाइम ओके। मैंने मास्टर्स में, और मैंने यूट्यूब से ही तैयारी किया था, आईएफएस का जो यूट्यूब चैनल है हाँ। उससे मैंने कुछ यूनिट्स किए थे, मैंने 4-5 यूनिट से किए थे, ज़्यादा नहीं किए। मॉल बायो, सेल बायो, थोड़ा सा बायो केमिस्ट्री, जेनेटिक्स, थोड़े टेक्निक्स के इतने ही किए थे, बाकी मैंने नहीं किए थे, क्योंकि यूट्यूब से मैंने किए थे और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मेरे को ज़्यादा टाइम भी नहीं। 97 मेरा परसेंटाइल बना था। उसके बाद फिर जब दोबारा जब दिसंबर में एग्जाम हुआ था उसमें मेरे 92 परसेंटाइल बने थे, वो घट थोड़े गए। कम हो गए। घट गए। हाँ, क्योंकि वो क्लासेस भी स्टार्ट हुए थे तो मैंने इतना प्रिपरेशन पे उतना ध्यान नहीं दिया उस टाइम, तो वो हुआ। उसके बाद जब मैं फाइनल सेमेस्टर में था अपने मास्टर्स के, तब जो पिछला वाला एग्जाम हुआ था, इस 24 एग्जाम के जून पहले, 24। जो एक महीना पोस्टपोन डिले, हो गया एक था, महीना डिले जो हुआ था जुलाई 24 में जो हुआ था। उसमें मेरे 98.3 परसेंटाइल बने। उसमें मेरा पीएचडी हो गया था, लेकिन ना नेट हुआ था ना ना जेआरएफ हुआ जेआरएफ था। हुआ था। तो एक बार फिर मैंने वो अटेम्प्ट दिया, अक्टूबर में मैंने सब्सक्रिप्शन भी लिया था, और उसके बाद फिर ये एग्जाम मैंने दिया है, इसमें मैंने जेआरएफ हुआ। इट मीन्स आप एवरी सेमिस्टर सीएसआर का एग्जाम देते थे अपने सेमिस्टर एग्जाम के साथ साथ, ऐसे हम कह सकते हैं, राइट? हाँ, मैंने सेमेस्टर के दौरान मतलब मेरे दो दो एग्जाम मैंने एमएससी के दौरान दी है, एक एग्जाम मैंने फाइनल ईयर के पेपर के बाद दी, तो सेकेंड लास्ट पेपर था, और अभी 6 महीना और तैयारी करके इस बार फिर से एग्जाम। नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी रैंक आपने हासिल की है।
तो आपकी रिवीजन स्ट्रेटजीज कैसे थे, आप रिवीजन कैसे करते थे? बिकॉज इतनी रैंक लाना मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती है, बहुत सारे कंसेप्ट आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं, तो ये कैसे हासिल हुआ? रिवीजन के लिए क्योंकि मैं काफी टाइम से तैयारी कर रहा था और एक चीज हाँ। मैंने किया था कि जब मैंने फर्स्ट टाइम पे तैयारी शुरू किया था तो मैं नोट्स बनाता था। हम्म। मैंने 4 यूनिट ही किए थे लेकिन चारों यूनिट से मैंने खुद के नोट्स बनाए थे। तो वो नोट्स को आगे लेके गया मैं और जब रिवीजन करना था तो रिवीजन के लिए मैंने यूट्यूब से थोड़ा रिलाई किया था उसके ऊपर हम्म। क्योंकि जो IFS के प्रोग्राम्स चलते थे इमोशन मैपिंग सीरीज। एग्जाम मैपिंग के और वो मैपिंग सब थे, सीरीज, हाँ। वो मैं थोड़ा फॉलो करता था उसको। तो कंसिस्टेंटली जो है वो उसको मैंने फॉलो किया और लास्ट के जो 3 महीने थे इस एग्जाम से पहले तो मैं रोज जो है वो पढ़ता था कंसिस्टेंटली, मतलब रोज पढ़ता था, रिवाइज भी करता था, जो यूट्यूब वीडियो लेक्चर्स थे उससे मैं रिवीजन करता था और रोज थोड़े थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया करता था। जब आपको ये पता चला कि एग्ज़ाम डिले हो चुका है, मतलब दिसंबर का एग्ज़ाम अभी मार्च में होगा, ऐसा कुछ न्यूज़ आया, तो आप रिलैक्स हो गए थे या फिर आपकी कंटिन्यूटी चल रही थी स्टडीज़ में? बिकॉज क्या हो जाता है, बच्चे थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं कि यार और डिले हो गया, अब थोड़ा आराम कर लेते हैं, तो ऐसा आपके साथ कुछ हुआ था? नहीं, जब डिले हुआ था तो ऐसा मतलब एक आपको लगता है कि ये क्यों डिले हो गया है, ये हाँ। मतलब नहीं होना चाहिए था, तो फिर केस चल रहा था। लेकिन एक फायदा भी होता है कि आप और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, आपको थोड़ा और टाइम मिल गया। तो जो 3 महीना एक्स्ट्रा टाइम मिला तो उसमें मैं और कंसिस्टेंटली जो है वो उसमें लगा हुआ था। मैंने गैप नहीं लिया था। कभी कभी आपने कहा है फायदा हो जाता है, कभी कभी ये डिसएडवांटेज भी हो जाता है, बिकॉज जो स्टूडेंट्स हैं वो लाइटली ले लेते हैं कि चलो ठीक है और टाइम है और हम आराम से पढ़ेंगे, तो 2 महीने वेस्ट करने के बाद फिर एक ही महीना उनके पास बच जाता है, फिर से वही रूटीनली फास्ट फास्ट स्टडी करते हैं। तो दोनों एस्पेक्ट इस पे है, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी मेंटेलिटी पे, कि आपने कैसे उसको हाँ, देखा है। राइट। वेरी। और हाँ। इतना अटेम्प्ट देने के बाद मेरा था कि बस अब निकाल ही देना। दूसरा एग्जैक्टली। क्या था कि फरवरी में इस बार गेट का भी एग्जाम था। तो वो एक एडवांटेज हो गया कि आप अब मैं अपना 20 दिन 30 दिन जो है वो गेट के लिए स्पेसिफिकली दे सकता हम्म। हूं। और उसके बाद भी मेरे पास 1 महीना जो है वो लगभग बच जाता है CSR का CSIR के एग्जाम लिए। देने के लिए। वो एक मोटिव भी था कि हाँ गेट भी क्लियर कर, मेरा गेट भी क्लियर हुआ था इसका। ओह वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड अलोंग विद द CSR एंड गेट आप और कोई अदर एग्जामिनेशन टारगेट कर रहे थे, या फिर CSR के सिलेबस के साथ ही आपने गेट दिया था और बस ये दोनों ही था? नहीं, इसके पहले दिसंबर में GSET का भी एग्जाम हुआ था, हम्म। वो भी मैंने क्लियर किया था। तो सारा जो है वो एक रो में ही गया है, हाँ वो हाँ। तैयारी मैंने शुरू किया था और उसके साथ ही वो सारे एग्जाम जो है क्लियर हुए। तो अभी आगे क्या प्लान है आपको, क्या करना है आगे आपको, बिकॉज इतनी अच्छी रैंक आई है, कुछ सोचा होगा आपने, एकेडमिक्स में जाना है, रिसर्च में जाना है? आगे PhD के लिए मैंने सोचा है। ओके, मतलब फुल्ली रिसर्च में आपको जाना है। क्यों ऐसा, मतलब ऐसा इंटरेस्ट क्यों डेवलप हुआ है आपका रिसर्च में जाने का? मतलब मास्टर्स से ही था या फिर जब आप CSR का प्रिपरेशन करने लगे तब डेवलप हुआ? नहीं, मास्टर से ही मेरा ऐसा था कि रिसर्च फील्ड में ही PhD करना है तो। क्योंकि मेरे कॉलेज में भी जो लैब्स थे वहाँ पे भी काम होता था, प्रोफेसर थे वो भी थोड़ा मतलब उसमें इंटरेस्ट दिखाते थे, तो वो एक डेवलप हुआ। और फिर जब मेरा डिसर्टेशन था फाइनल ईयर का तब भी एक वो था कि हाँ अच्छी जगह से वो करना है आगे जो है रिसर्च। एंड एट द एंड कुछ कंक्लूड करना चाहोगे हमारे व्यूवर्स के लिए? बस जो तैयारी कर रहे हैं या जो करने वाले हैं, बस उनकी बात वो लोग के लिए है कि आपको जो है कोई भी एग्जाम हो या CSIR हो गेट हो या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम, बस दो चीज जो है वो आपको ध्यान में रखना चाहिए तैयारी करते टाइम। पहले बात तो ये पता होना चाहिए कि ये तैयारी आप कर क्यों रहे हो, मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने बोला है या कोई कर रहा हम्म। है तो मैं भी करूँ ऐसा, क्योंकि फिर उससे क्या होता है कि मोटिवेशन नहीं मिलता आपको। वो बस है कि आप कर रहे हैं तो फिर उसमें आपका टाइम वेस्ट होता है, फिर आप कुछ और कर सकते हो उसकी जगह पे। क्योंकि यही एक एग्जाम है या ऐसा ही पूरा दुनिया है ऐसा नहीं है, बहुत चीजें है करने के लिए। तो अगर आप कर रहे हो तो पहले तो वो एक आपको पास होना चाहिए दिमाग में कि हाँ आपको क्यों करना है। और एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि हमको ये करना है तो फिर आप फिर उसको पूरा टाइम दो। मतलब बहुत लोग होता है कि एक एग्जाम इसका तैयारी कर रहे हैं फिर कुछ और भी कर रहे हैं उसके साथ, तो कहीं और चले गए ऐसा कुछ, तो वो फिर आपका बेकार है वो करना। आप अगर एक बार आपने ठान लिया है कि ये करना है तो एक पूरा टाइम आप दो, एक अटेम्प्ट अच्छे से देना चाहिए आपको।
तो उसके बाद ही फिर आप दूसरा कुछ ले जा सकते हो आगे। बस यही। बहुत बधाई हो आपको। और एक मैं बात पूछना चाहता हूँ कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ये रिजल्ट, या फिर या आप श्योरली कंफर्म थे जब आपने वो 3 घंटे के बाद प्रेस एंटर से वो सब दबा के आ गए, तो जब एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकले तो सब लगा कि बस हो गया, अभी अच्छा गया एग्ज़ाम? नहीं, वो एग्जाम के टाइम पे क्या होता है, जैसे मैंने मॉक टेस्ट जो दिए हैं, ये एग्जाम उसके पहले वाले एग्जाम के टाइम पे भी दिया था, तो वो मॉक टेस्ट जो है वो 2.5 घंटे में खत्म हो जाता है आपका। हम्म। लेकिन सीएसआईआर के एग्जाम में आपको अगर क्वेश्चंस मिल भी रहे हैं, वो आप करने जा रहे हो और सही लगता है आपको कि हो रहा है, तब भी वो टाइम बाउंड जो प्रेशर है वो आपको पता नहीं चलता कि कैसे जा रहा है। तो राइट, राइट। वो टाइम कहाँ निकल जाता है वो पता नहीं चलता। तो ऐसा बस। हुआ था, हालांकि मैंने क्वेश्चन जितने मैं चाह रहा था कि मैं अटेम्प्ट करूँ उतने कर लिए थे, लेकिन वो फिर भी लगा कि शायद 5 मिनट और मिल जाता तो एक आध क्वेश्चन और देख लेते, ऐसा कुछ तो वो रहता है। और मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कैसा गया है पेपर, क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले जो मैंने एग्जाम दिया था वो भी मेरे को लग रहा था कि मैंने ठीक ही दिया है, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा मार्क्स नहीं है, हालांकि इम्प्रूवमेंट था, लेकिन तो ऐसा मेरे को कोई श्योरिटी नहीं। जब आंसर की आया था, तब जब मैंने मार्क्स कैलकुलेट किए तो मेरे अच्छे रोज स्कोर बन गए, तो मेरे को लगा कि हाँ चलो इस बार क्लियर तो हो जाएगा। मतलब रैंक का मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि इतना अच्छा रैंक आएगा ऐसा कुछ। जब परसेंटाइज आया, जब स्कोर कार्ड आया, तब भी था कि हाँ चलो मेरे शायद शायद टॉप 100 में आ जाएंगे रैंक, क्योंकि ये बनता ही था। बाकी ये अंडर 50 रैंक वो मैंने इट्स एक्सेप्ट नहीं ग्रेट, किया था। ग्रेट अचीवमेंट, ये कोई आम बात नहीं है। बहुत मेहनत है आपकी इसके पीछे, 4 अटेम्प्ट है इसके पीछे, बहुत स्ट्रगल है इसके पीछे, एंड बहुत कुछ बैड फेस भी रहा होगा इस सारे बीच के दौरान। तो ये सब अभी आज पे ऑफ हो गया है, एंड बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको क्वालिफाई किया है, एंड आई होप कि आगे भी बहुत अच्छे तरीके से आप रिसर्च करोगे, एंड जो भी आपके जूनियर है उनको मोटिवेट करोगे, गाइड करोगे, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर। अभी के लिए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड IFS इज़ वेरी प्राउड ऑफ यू, and you should be very proud of you. Okay, and thank you for your Thank precious time.